नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अखरा पर। आज का वीडियो मूलतः एक परिचय है जिसमें हम पाठ्यक्रम से परिचय करेंगे, जिस पर आगे हम चर्चा करने वाले हैं, और तत्पश्चात आगे पूरे विषय में प्रवेश से पहले विषय से परिचय करेंगे। यूजीसी द्वारा जारी किए गए जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा साहित्य का जो पाठ्यक्रम है, हम इसको देखेंगे और विशेष रूप से हम जो है इसके इकाई 3 जो कि भारतीय साहित्य है, और इसमें भी विशेष रूप से हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित जितने भी प्रकरण दिए गए हैं, आने वाले समय में हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे, वीडियो के द्वारा या ऑनलाइन क्लास में। हिंदी साहित्य से संबंधित जो प्रकरण है वो इस तरह है, जैसे कि आदिकालीन एवं मध्यकालीन भारतीय साहित्य, सिद्ध एवं नाथ साहित्य, मध्यकालीन भारतीय साहित्य का सामान्य परिचय, जिसे हम भक्ति आंदोलन भी कहते हैं या भक्ति काल भी कहते हैं। ठीक, भक्ति काल। हाँ, और भक्ति काल में ही आलवार संत, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, राम मार्गी, कृष्ण मार्गी, सूफी संत, इसके जो प्रमुख कवि एवं उनके काव्यों का अध्ययन करेंगे। उसी तरह रीतिकालीन काव्य और कवि और काव्य का अध्ययन करेंगे, और इसी तरह आधुनिक भारतीय साहित्य में भी हम छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद इत्यादि में जो प्रमुख कवि और लेखक है उनकी कृतियों का परिचय करेंगे। तो ये हमारा पाठ्यक्रम है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। अब हम विषय में प्रवेश करते हैं। विषय में प्रवेश करने पर सबसे पहले हमारे सामने है, हम प्रवेश कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास में। ठीक, इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक, और आज जो हमारा परिचय होने वाला है, ये आज जो कक्षा है ये परिचय की कक्षा है। ठीक, तो परिचय हम करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास से। इसमें हमारे सामने 3 शब्द आ रहे हैं। पहला शब्द है हिंदी, 3 और 4 जितने भी शब्द हैं उनको हम देखेंगे। पहला शब्द हिंदी है, दूसरा साहित्य है, और तीसरा जो है वो आ रहा है इतिहास, और एक चौथा भी आ रहा है पूरा का पूरा, वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हिंदी क्या है। ठीक, हिंदी जो है क्या है। इस शब्द का जो है प्रयोग हम विविध रूप अर्थों में करते हैं। ठीक, विविध अर्थों में इस शब्द का प्रयोग होता है। ठीक, और पर सब जानते हैं, पर हम सभी जानते हैं कि ये क्या है, हमारी राजभाषा है। ठीक, हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा है। राजभाषा क्या है, जो केंद्र की सरकारी भाषा हो। ठीक, जिसमें केंद्र के सारे कार्यकाज होते हैं वो हो। ठीक, क्या है, केंद्र की सरकारी भाषा, जिससे केंद्र जो है राज्यों से संपर्क साधता है। केंद्र जिस भाषा में हमारे राज्यों से संपर्क करता है वही, और एक तरह से इसको हम संपर्क भाषा भी कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, संपर्क भाषा।
मूलतः अब क्या है कि इसका जो है संविधान में 343 से 343 अनुच्छेद है, ठीक, अनुच्छेद उसमें इसका जिक्र है हमारे हिंदी भाषा का, हमारी भाषा का। और एक एक जो इसका तथ्य है कि ये विश्व की, ठीक, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है, ठीक, बोली जाने वाली भाषा तीसरी, ठीक, तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा। तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। और अगर हम देखें कि आखिर ये किन किन राज्यों में बोली जाती है, तो हमारे जितने भी राज्य हैं उसमें से एक उत्तर प्रदेश में बोली जाती है ये भाषा, ठीक, फिर एक कहाँ बोली जाती है आपको, हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में, दिल्ली तो है ही, उत्तराखंड में, उसके बाद कहाँ बोली जाती है आपको, उत्तर प्रदेश बता ही दिया, बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, उसके बाद क्या है, छत्तीसगढ़ में भी बोली जाती है भाषा, और ये भाषा राजस्थान में भी बोली जाती है। इन सब क्षेत्रों में जो भाषाएं बोली जाती हैं ये सब हो गई, क्या कहते हैं, हिंदी प्रदेश है ये, ठीक, हिंदी भाषी प्रदेश, हिंदी भाषी प्रदेश। और जो है यहाँ एक जगह है मेरठ, ठीक, मेरठ, मेरठ में ही एक बोली जाने वाली बोली थी, खड़ी बोली, भाषा नहीं बोली, क्या थी, खड़ी बोली, ठीक, खड़ी बोली। हिंदी का विकास जो है खड़ी बोली से ही हुआ है। खड़ी बोली ही आगे बढ़ते बढ़ते हिंदी के रूप में परिणत हो गई है, तथा आज जितने भी हिंदी प्रदेश हम देख रहे हैं, प्रदेशों की बोलियों से अपन शब्द ग्रहण करके अपना कर समृद्ध हो रहे हैं, ठीक। तो हमारे लिए हमने देखा कि हिंदी क्या है, और कहाँ कहाँ बोली जाती है, हिंदी किन अर्थों में प्रयुक्त होती है, और जिन बहुत सारे अर्थों में, विविध अर्थों में प्रयुक्त होती है, लेकिन हमें लेकर चलना है भाषा के अर्थ में, ठीक। अब हम देखेंगे कि दूसरा शब्द हमारे सामने क्या था, साहित्य, ठीक। तो हम देखेंगे साहित्य क्या है, क्या, साहित्य, साहित्य क्या है। साहित्य जो है, साहित्य की परिभाषा गणित की तरह वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकती। वस्तुनिष्ठ क्या, जिसमें फैक्ट ज्यादा हो, क्या, वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकती, वस्तुनिष्ठ क्या नहीं हो सकती, वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकती, वस्तुनिष्ठ ये नहीं हो सकती। क्या होनी चाहिए, ये होगी आत्मनिष्ठ, ठीक ना, आत्मनिष्ठ होगी, आत्मनिष्ठ होगी किस तरह, जिसमें राय हो, राय दी जाए कोई किसी बात पे, किसी भी बात पर जो राय होती है वो दी जाए, तो वो आत्मनिष्ठ होती है, वस्तुनिष्ठ नहीं होती है, ठीक। क्योंकि साहित्य का संबंध सौंदर्य शास्त्र से है, आत्मनिष्ठता से है, जो हमने बताया, यहाँ मैंने बताया। सामान्यतः किसी रचना को हम साहित्य तब मानेंगे, जैसे कि वस्तुनिष्ठ क्या है, मैथ है, क्या है, वस्तुनिष्ठ मैथ या गणित कहिए, गणित है, ठीक, गणित क्योंकि इसमें फैक्ट ज्यादा होते हैं, ठीक ना, तो इसलिए गणित हो गया, विज्ञान हो गया, ये सब वस्तुनिष्ठ है। लेकिन साहित्य की परिभाषा गणित की तरह नहीं हो सकती, उसको उन शब्दों में नहीं आंका जा सकता, ठीक। सामान्यतः अब हम देखते हैं कि सामान्यतः किसी रचना को साहित्य तब कहेंगे जब उसमें 3 गुण विद्यमान। पहला गुण क्या हो,
पहला गुण हो कि उसमें हाँ समाज के व्यापक हित की भावना भावना हो। ठीक, क्या हो? पहला गुण हो समाज के, तीन गुण, ठीक, तीन गुण है, तीन गुण में पहला गुण है समाज में, समाज के, सॉरी, समाज के व्यापक हित की भावना हो, हित की भावना उपस्थित हो किसी भी साहित्य में। ठीक, किसी भी साहित्य को, हाँ किसी भी रचना को, सॉरी, किसी भी रचना को साहित्य तब कहेंगे जब उसमें समाज के व्यापक हित की भावना उपस्थित हो। व्यापक हित क्या है? जैसे उदाहरण के लिए आप देखिए, उदाहरण के लिए क्या होगा? तुलसीदास और कबीर की जो रचना है, ये इसमें जो है तुलसीदास और कबीर की जो रचना है, उनका जो साहित्य है, इस प्रतिमान पर महान साहित्य है, क्योंकि इसमें व्यापक समाज के हित की भावना है। हम आगे देखेंगे, जब हम तुलसीदास और कबीर को पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि आखिर क्यों उनका साहित्य महान साहित्य की महान साहित्यिक रचनाओं में आती है, उनका साहित्य आता है। तो अब पहला तो हो गया, पहला गुण हो गया समाज के व्यापक हित की भावना हो। दूसरा हो गया कि उसमें क्या हो? रमणीयता हो। ठीक, क्या हो? रमणीयता और सौंदर्य का तत्व हो। ठीक, सौंदर्य का तत्व उपस्थित हो। अब जो सुंदर नहीं है, हाँ, जिसमें सौंदर्य नहीं है, जो रोचक नहीं है, उपस्थित हो, उसको हम साहित्य नहीं कह सकते। ठीक, जैसे कि बिहारी, उदाहरण के लिए बिहारी और अज्ञेय जो है, अज्ञेय का साहित्य, अज्ञेय का साहित्य इस प्रतिमान, हाँ, साहित्य इस प्रतिमान पर महत्वपूर्ण है। ठीक, इन दोनों का साहित्य उदाहरण के लिए। ठीक, बिहारी और अज्ञेय का साहित्य आगे हम देखेंगे कि कैसे है। ठीक, जब आगे की चर्चा होगी, हाँ, बिहारी और अज्ञेय के बारे में जब हम चर्चा करेंगे, रीतिकाल में आएंगे और ये आधुनिक काल में जब आएंगे तब। और तीसरा गुण जो है इसमें, जैसे कि एक होती है बातचीत, जैसे हम बातचीत करते हैं, हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि शब्दों का उतना महत्व नहीं होता है। उसमें यह है कि हम कुछ बोल रहे हैं तो मेरी बात या हमारी बात आप तक पहुंच रही है, यही महत्वपूर्ण है। उसमें क्या होता है कि अर्थ महत्वपूर्ण हो जाते हैं, शब्द महत्वपूर्ण नहीं होते। ठीक, वार्ता में तो, और लेकिन साहित्य में ऐसा नहीं है। साहित्य में शब्द महत्वपूर्ण होते हैं, कभी शब्द महत्वपूर्ण है तो कभी अर्थ महत्वपूर्ण है। हाँ, तो इसमें होता है क्या कि उसमें जिस भी साहित्य में है कि उसमें उस रचना में वार्ता की तरह, वार्ता मतलब बातचीत, ठीक ना, बातचीत की तरह केवल अर्थ का महत्व, ठीक, अर्थ का महत्व न हो, ठीक, न हो। और एक होता है शास्त्र। अब जो शास्त्र लिखे जाते हैं, जैसे विज्ञान है, सिद्धांत है, कोई सिद्धांत लिखा जा रहा है, चाहे आप पीएचडी करेंगे तो उसमें थीसिस लिखेंगे, तो उसमें शब्दों का महत्व अधिक हो जाता है। इसमें क्या है, अर्थ का महत्व ज़्यादा हो जा रहा है। और शास्त्र में हो, और शास्त्र की तरह केवल की तरह शब्द का, ठीक, शब्द का, ठीक ना, शब्द का अत्यधिक महत्व न हो। ठीक, महत्व न हो,
बल्कि, बल्कि क्या हो, बल्कि शब्द और अर्थ में, ठीक, शब्द और अर्थ में, अर्थ के बीच, ठीक, अर्थ के बीच महत्व की, ठीक ना, महत्व की प्रतिस्पर्धा बनी रहे, प्रतिस्पर्धा बनी रहे, प्रतिस्पर्धा बनी रहे। अब क्या कह रहा है कि सिर्फ अर्थ महत्वपूर्ण न हो और न शब्द महत्वपूर्ण, जबकि दोनों महत्वपूर्ण हो, ठीक, शब्द और अर्थ दोनों जो है, ये दोनों के बीच में महत्व, मतलब कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसकी प्रतिस्पर्धा बनी रहे। और जब तक ये नहीं बना रहेगा, साहित्य का रस जो है वो, मतलब उस तरीके से जो सामाजिक है, जो पाठक है, वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं सिर्फ शब्द ही बड़ा है तो वो तो विज्ञान हो गया, विज्ञान में उतना रस नहीं है, क्योंकि साहित्य भाव की वस्तु है, ठीक, विज्ञान क्या है, ज्ञान की वस्तु है। इस तरीके से भी अगर हम देखें तो अब जो है साहित्य जो है, साहित्य के बारे में एक और चीज जान लेते हैं कि साहित्य जो है, साहित्य को तीन भागों में बांटा गया है, कि भागों में बांटा गया है कि साहित्य के तीन खंड है। एक हो गए कि पद्य, हाँ, जिसे आप लोग कविता काव्य कहते हैं, ठीक ना, क्या कहते हैं, एक इंग्लिश में कहते हैं पोएट्री, पोएट्री क्या कहते हैं, काव्य हो गया, और कविता हो गई, ठीक ना, ये हो गए पहला भाग। और दूसरा क्या हो गया, गद्य, ठीक, गद्य को कहते हैं हम लोग, क्या हो गया, कहानी, उपन्यास, इस तरीके से बहुत सारे चीज हैं जो आएंगे। और एक होता है चंपू, ठीक, ये मिश्रित होता है, ठीक ना, मिश्रित होता है। किस चीज का मिश्रण होता है, गद्य और पद्य का, ठीक, गद्य और पद्य का मिश्रण होता है। हाँ, जैसे कि एक रचना है यशोधरा, यशोधरा, ठीक, यशोधरा जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है, मैथिली शरण की गुप्त की रचना है। हाँ, खंड काव्य है, ये भी हम लोग आगे देखेंगे कि खंड काव्य क्या है। तो ये चंपू काव्य है, ठीक ना, मिश्रित है, इसमें गद्य और पद्य दोनों का समावेश है, इसलिए इसे चंपू काव्य कहते हैं। अब तीसरा शब्द जो हमारे सामने था, तीसरा शब्द जो था वो साहित्य था। अब हम देखेंगे कि साहित्य आखिर क्या है, ठीक, सॉरी, साहित्य नहीं, तीसरा जो शब्द था वो था इतिहास था ना, हाँ, इतिहास था। तो हम लोग देखेंगे कि आखिर इतिहास क्या है, ठीक, इतिहास, थोड़ी बहुत जानकारी आप लोगों को भी होगी कि इतिहास आखिर किसे कहते हैं। हाँ, जैसे कि भूतकाल जो है, भूतकाल, जैसे कि एक तो वर्तमान चल रहा है, आने वाला समय भविष्य, और जो बीत गया वो भूतकाल है। तो भूतकाल की सच्ची घटनाओं का अध्ययन, ठीक ना, क्या है, भूतकाल की अच्छी घटनाओं का अध्ययन जो है, यही इतिहास, ठीक, यानी कि जो बातें या घटनाएं, जो भी कहिए, जो बातें या घटनाएं का या काम, कोई भी चीज जो भी आप करते हैं पहले हो चुके हैं, उन्हें जानना, समझना, हाँ, और लिखना इतिहास कहलाता है, ठीक। भूतकाल की सच्ची घटनाओं का अध्ययन, ऐसा नहीं कि किसी भी घटनाओं का, सच्ची घटना, जो घटनाएं सच में हुई है। और अगर इसको पूर्णतः अगर परिभाषा के रूप में बोला जाए तो कह सकते हैं इसको कि मनुष्य, ठीक, मनुष्य और समाज, ठीक, मनुष्य और समाज से जुड़ी
उन घटनाओं का वर्णन जिन्हें प्रमाणों के आधार पर, ठीक, प्रमाणों के आधार पर जाना जा सके, ठीक, जाना जा सके, उसे इतिहास कहते हैं, ठीक, उसे क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। अब इसमें कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं, ठीक, जो बात महत्वपूर्ण है वो ये है कि, चलिए इसको ऐसे ही कर देते हैं जैसे भी हो। जो महत्वपूर्ण है वो है कि प्रमाणों के आधार पे, ठीक ना, ऐसे नहीं कि किसी भी तरीके से हम उसे जान ले, सो नहीं, जबकि क्या कहते हैं, प्रमाणों के आधार पे, ठीक ना, प्रमाणों के आधार पर, ठीक ना, प्रमाणों के आधार पर जाना जा सके। हाँ, बिना प्रमाण के नहीं, ऐसे कि कोई भी बात कोई आकर कह दे हमें कि ये घटना हुई थी तो हम उसे नहीं मान सकते, ठीक, प्रमाणों के आधार पर जिसे जाना जा सके उसे ही इतिहास कहेंगे। उसके अलावा हाँ, बस कोरी बकवास है, या कह सकते हैं उसको मिथ्या है, या कह सकते हैं उसको किंवदंतियां है, ठीक। यानी अब इस आधार पे हम कह सकते हैं कि इतिहास हमें बताता है, ठीक, कि पहले क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, और उसका परिणाम क्या क्या हुआ, उसका जो परिणाम हमारे समाज पर पड़ा वो क्या क्या हुआ। अब है कि इतिहास की जो परिकल्पना है, इतिहास शब्द जो है संस्कृत से लिया गया, ठीक, इतिहास जो है, इतिहास शब्द संस्कृत के 3 शब्दों से बना है, ठीक, क्या बना है, संस्कृत के 3 शब्दों से। जरूरी नहीं है कि आप इसे लिखे ही, मैं बस इसे इसलिए बता रहा हूं कि एक आधार आपके मन में विकसित हो और आप विषय के, मतलब कि विषय में प्रवेश करने से पहले इन शब्दों को जान ले, और हम क्या पढ़ने वाले हैं आगे, हाँ, उसको समझने में आपको आसानी हो, इसलिए तो आप समझना काफ़ी है यहाँ पर, ठीक। संस्कृत के 3 शब्दों से बना है, ठीक, शब्दों से बना है। अब वो 3 शब्द क्या है, हाँ, एक है इति, जो हाँ, जो आस, ठीक, इतिहास। अब इसका मतलब क्या हुआ, इस तथ्य का, इस चीज का क्या मतलब हुआ, कि अर्थ है इसका क्या, अर्थ जो है वो है कि ऐसा ही हुआ था, ठीक, ये बात जोर डाल के कही जा रही कि ऐसा ही हुआ था। इतिहास का मतलब है, यानी इतिहास वही बताता है जो वास्तव में घटित हुआ, न कि, हाँ, न कि बस वो किंवदंतियां थी। अगर वो सच्ची घटना नहीं है तो इतिहास में उसका अंकन नहीं होगा। इतिहास क्या है, एक तरह से हम कहें तो, फिर कहें तो अपनी जड़ों और संस्कृति को जानने का भी, हाँ, जानने में मदद करता है। आपकी संस्कृति क्या थी, हाँ, और आपकी जड़ें कहाँ से निकली है, आप कहाँ से आए हैं, कहाँ को गए, और बीच बीच में इन सभी यात्रा के क्रम में आपके समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, आपकी संस्कृति में क्या बदलाव आए, इन सबको भूतकाल की गलतियों, और नई चीज, भूतकाल की गलतियों से सीखने का अवसर देता है। मतलब आपने भूत में क्या किया, हाँ, इसमें क्या क्या गलतियां हुई, इससे हम सीख कर आगे बढ़ सकते हैं। वर्तमान और भविष्य की दिशा तय करने में सहायता करता है। मतलब वही बात, भूतकाल की गलतियों से हम सीखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। अब क्या है कि एक चीज और, कि हम वर्तमान को देखते हैं, ठीक, हम वर्तमान में हैं, क्या, वर्तमान,
वर्तमान है, एक भविष्य है आगे, और एक क्या है, भूतकाल है। हम वर्तमान को देखते हैं और क्या है, भविष्य में, भविष्य और वर्तमान को देखते हैं, और भविष्य जो है हमारा निरंतर वर्तमान में जुड़ता जाता है। ठीक, भविष्य अगले ही पल, अभी इस पल में हम वर्तमान में हैं, लेकिन अगले ही पल हम भविष्य में होंगे। हाँ, और जो हमारा वर्तमान है वो निरंतर अतीत में समाता चला जाता है। ठीक, अतीत मतलब भूतकाल में समाता चला जाता है, और अतीत को हम देख नहीं सकते हैं। हाँ, लेकिन आज जब जमाना एआई का हो गया है तब अलग बात है। तात्पर्य मतलब कि टेक्नोलॉजी, हाँ, टेक्नोलॉजी के ज़माने से है कि टेक्नोलॉजी के ज़माने में हम वीडियो बना के रख सकते और देख सकते, लेकिन पुराने ज़माने में ये बात नहीं थी। हम अपने अतीत को देख नहीं सकते थे। हाँ, लेकिन आज के ज़माने में हम अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, और हर हाथ में अब फ़ोन है, तो हम मान सकते हैं कि अब आजकल अतीत को देखना उतना मुश्किल नहीं है। ठीक, अतीत में जो जाने की प्रक्रिया में मनुष्य जो अतीत में जाता है, ठीक, अतीत में जाने की प्रक्रिया में मनुष्य वर्तमान में अपने कुछ चिन्ह छोड़ जाता है। ठीक, जब भी वो वर्तमान में कुछ कर रहा है तो उसके चिन्ह कुछ न कुछ वो छोड़ के जाएगा। ठीक, जैसे कि पुराने भवन, शिलालेख, तामपत्र, सिक्के, भाषा, साहित्य, मिथक इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम छोड़ के जाते हैं। वर्तमान में हम वो कार्य करते रहते हैं, लेकिन वो अतीत के लिए क्या हो जाता है, एक अतीत के लिए एक चिन्ह हो जाता है हमारे। ठीक, और इन्हीं अवशेषों का जो जिक्र है इतिहास में मिलता है। अब अब इतिहास के बारे में एक मतलब कि थोड़ी सी जानकारी हमने ले ली सब के बारे में, हिंदी के बारे में, हिंदी के बारे में भी, साहित्य के बारे में भी, और इतिहास के बारे में भी। अब है कि अब संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास आखिर क्या है। ठीक, जब हम हिंदी को देखते हैं, साहित्य को देख लिए, क्या कहते हैं, इतिहास को देख लिए, अब क्या है कि हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक, हिंदी साहित्य इतिहास, ये क्या है, ये चीज आखिर क्या है। ठीक, क्या है, हमने उन तीनों शब्दों को तो देख लिया। अब चौथे चीज है, हिंदी को क्या कहेंगे हम लोग, हिंदी को क्या जाना, हिंदी क्या है, भाषा है। ठीक, हाँ, और साहित्य क्या है, साहित्य क्या है, सज और हित की भावना, मतलब कि हित की भावना है, समाज की व्यापक हित की भावना ही सज और हित की भावना है। और क्या था, इतिहास, इतिहास क्या है, इतिहास क्या है, हमारा अतीत। ठीक, तो अब इन्हीं तीनों शब्दों से बना है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य का इतिहास हम कह सकते हैं कि हिंदी भाषा में, ठीक, क्या कह सकते हैं कि हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा, ठीक, हिंदी भाषा में में लिखे गए उन सभी साहित्य, उन सभी रचना जो साहित्य कहलाती है, वो सभी रचनाएं हिंदी साहित्य में लिखे गए, सभी साहित्य हिंदी भाषा में, सॉरी, हिंदी भाषा में लिखे गए उन सभी साहित्यों, साहित्यों की ही बात हो रही है, ना कि रचना की। सारी रचनाएं साहित्य नहीं है। ठीक, हम लोगों ने देखा कि साहित्य किसे आखिर कहते हैं, तो उसी अनुसार, ठीक, हिंदी भाषा में लिखे गए उन सभी साहित्यों की चर्चा, की चर्चा या उनका विश्लेषण कह सकते हैं। ठीक, विश्लेषण जो हमारे वर्तमान, ठीक, से हर क्षण हमारे अतीत में
समाते जा रहे हैं। ठीक, तो यही है हिंदी साहित्य का इतिहास कि हिंदी भाषा में जितने भी साहित्य लिखे गए उन सभी की चर्चा विश्लेषण ही हिंदी साहित्य का इतिहास है। हाँ, जिस तरीके से इतिहास लिखा जाता है उसी तरीके से हाँ हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जाएगा, जिसमें हिंदी साहित्य से संबंधित जितनी भी रचनाएं, कविता, गद्य, पद्य, चंपू काव्य जो भी लिखे गए सभी की चर्चा हाँ हिंदी साहित्य में होती है। ठीक, अब हमारे सामने आता है कि अब हिंदी साहित्य का इतिहास जो है उसके आगे देखेंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास किसी भी जो काल है, जो भी काल है, हाँ किसी भी कालखंड को हम कुछ भागों में जब तक विभाजित नहीं करेंगे, हाँ उसे पढ़ना और समझना तब तक आसान नहीं होता है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो है उसको भी कुछ कालों में बांटना जरूरी है। हाँ, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, अब इसको भी हमें कुछ कालों में बांटना आवश्यक है, नहीं तो हम हमें इसका सिलसिलेवार ढंग से पढ़ना आसान नहीं होगा। और ये मैं नहीं बांट रहा, ये बांटा जा चुका है। हाँ, हम जानते हैं कि किसी भी इतिहास को क्या करते हैं, 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक, 3 भागों में बांटा जाता है किसी भी इतिहास को, और 3 भागों में इसलिए कि संतुलित रहे। ठीक, संतुलित रहे। और 3 भाग क्या है, 3 भाग क्या है, 3 भागों में क्या कहते हैं कि इतिहास जो है किसी भी इतिहास को जो है 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भागों में, 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक, वो 3 भाग क्या है, वो 3 भाग हैं। एक तो हो जाएगा प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, दूसरा हो गया मध्यकालीन, मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा हो जाता है आधुनिक इतिहास। इन्हीं 3 भागों में हमने जब देखा है कि इतिहास को बांटा जाता है, इसी के आधार और इसी को आधार बनाकर हिंदी साहित्य का भी जो काल विभाजन है, हाँ हिंदी साहित्य को भी बांटा गया है। ठीक, और हम लोग इसमें उतने गहरे नहीं उतरेंगे, काल विभाजन और नामकरण में जो आगे हम करेंगे उसमें इतने गहरे नहीं उतरेंगे, क्योंकि अगर हम गहरे उतरे तो समय काफ़ी लगेगा और यह आप लोगों के लिए भी उतना उपयोगी नहीं है। हाँ, कि काफ़ी समय इसमें दिया जाए, जितना आवश्यक है हम सिर्फ उतने पर ही ध्यान देंगे। कुछ महत्वपूर्ण इतिहास लेखकों की ही चर्चा करेंगे जिन जिन का आवश्यक है, और आगे चल के आपको उनका नाम ध्यान में रखना जरूरी है उसी को। ठीक, तो इन्हीं तीन को आधार बनाकर हिंदी साहित्य का भी काल विभाजन किया गया। ठीक, अब हम सबसे पहले देखते हैं कि इन्हीं 3 को बनाकर किया गया है और किन किन लोगों ने बांटा है ये हम आगे देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर किन किन लोगों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयत्न किया। ठीक, पहले तो ये काल विभाजन हम करेंगे। मैंने ये बताया कि ये 3 भाग जो होते हैं, इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है आसानी के लिए, सहूलियत के लिए, पढ़ने के लिए। तो इन्हीं तीनों के आधार पे ही हिंदी साहित्य का भी विभाजन किया गया, हिंदी साहित्य के इतिहास का। लेकिन अब हम सीधा नाम लिख दे तो वो क्या कहते हैं कि समझने में आसानी नहीं होगी, इसलिए पहले हम देखेंगे कि आखिर किन किन इतिहास, हिंदी साहित्य का जो इतिहास जिन जिन लोगों ने लिखा है, किन किन लोगों ने पहला प्रयत्न किया।
क्योंकि उन्हीं लोगों ने काल विभाजन किया होगा। सबसे पहले जिन जिन लोगों ने लिखा उन्हीं लोगों ने किया होगा, उन्हीं लोगों ने प्रयत्न किया होगा, और उन्हीं उन्हीं के काल विभाजन को हमें समझना और देखना है। ठीक, तो सबसे पहले जो प्रथम व्यक्ति आते हैं, ठीक, क्या है, तो जो क्या है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा कहेंगे कि इतिहास लेखन की परंपरा इसे कहते हैं, इतिहास लेखन की परंपरा। ठीक, हिंदी इतिहास, हिंदी नहीं, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक, आप समझ जाइएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की परंपरा, हिंदी साहित्य के, ठीक, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा जो है, सबसे पहले तो प्रथम व्यक्ति जो थे, प्रथम व्यक्ति जो हमारे सामने आते हैं वो भारत के नहीं थे। इनका नाम क्या था? नाम था गारसा द तासी। ठीक, इन्होंने जो, इनके ग्रंथ का जो नाम था, हाँ, जो इन्होंने लिखा, जिसे प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास की संज्ञा दी गई, हाँ, उसका नाम था इस्तवा दा लितरियोत्तर इंदुई ए हिंदुस्तान। इसको लिखेंगे ऐसे, इस्तवार द ला लिटरेत्यूर इंदुई ए हिंदुस्तानी। ठीक, हिंदुस्तानी। ठीक, ये इस नाम से इन्होंने सबसे पहले ग्रंथ की रचना की, जो हिंदी साहित्य के इतिहास, सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास की संज्ञा देगी इसको। 1839 में इन्होंने लिखा। ठीक, और किस भाषा में लिखा? फ्रेंच में लिखा, फ्रेंच में। ठीक, इसको लिखा किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में। ठीक, फ्रेंच भाषा में इसे लिखा। अब सबसे पहला जो था, हमने प्रथम व्यक्ति देखा, लेकिन इन्होंने जो है काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया। ठीक, तो बस हम लोगों ने इसलिए देखा कि सर्वप्रथम जिन्होंने प्रयास किया उनका नाम भी जानना जरूरी है। तो लेकिन इन्होंने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया, न नामकरण किया काल विभाजन का। तो हम इससे आगे बढ़ते हैं कि जिन्होंने सर्वप्रथम जो काल विभाजन का प्रयास किया, ठीक, कोई ऐसे व्यक्ति थे, एक व्यक्ति थे जो सर्वप्रथम जिन्होंने काल विभाजन और नामकरण का प्रयास किया, वो थे क्या? वो थे जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक, जॉर्ज ग्रियर्सन। इन्होंने क्या किया? सर्वप्रथम काल विभाजन और नामकरण, ठीक, का प्रयास किया। ठीक, या क्या? सर्वप्रथम। ठीक ना? और इनके ग्रंथ का जो नाम था, इन्होंने जो साहित्य लिखा उसका नाम था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर। इसको ठीक से लिख देता हूं, वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ठीक, नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इन्होंने इस नाम से जो है, और ये अंग्रेजी में लिखी गई थी। ठीक, अंग्रेजी में लिखी गई,
अंग्रेजी में लिखी गई। ठीक, अंग्रेजी में लिखी गई। और इन्होंने सर्वप्रथम किया, लेकिन इनके काल विभाजन को मतलब कि और नामकरण को मान्यता नहीं मिली, क्योंकि ये इन्होंने जिस तरीके से किया था, आगे चलकर आगे के परवर्ती विद्वानों ने इनको स्वीकार नहीं किया। तो हम देखते हैं कि फिर एक रचनाकार आते हैं। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, इसके बाद जो नाम आता है वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। ठीक, जिसने सबसे सुव्यवस्थित ढंग से काल विभाजन किया और नामकरण किया। इतने सुव्यवस्थित ढंग से किया कि उसके बाद जितने भी साहित्य इतिहासकार हुए, सबने प्रायः इन्हीं के विभाजन को स्वीकार किया। नाम था, क्या नाम था? रामचंद्र शुक्ल। ठीक, इस नाम को आप लोग एकदम से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसका जिक्र आगे की क्लासों में बहुत बार आएगा। ठीक, क्या नाम था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यही वे व्यक्ति हुए जिनकी रचना सबसे महत्वपूर्ण हुई और परवर्ती इतिहासकारों के लिए भी बहुत क्या कहते हैं, बहुत हेल्पफुल रहा, एक तरीके से सहायक रहा। ठीक, इन्होंने जो रचना की वो था हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक, इनकी रचना का नाम था, इनकी रचना का नाम। ठीक, रचना का नाम। और ये करीब 1929 में लिखी गई। ठीक, 1929 ईस्वी में लिखी गई थी। यह ग्रंथ जो है नागरी प्रचारणी सभा से जो है प्रकाशित हिंदी शब्द सागर। ठीक, हिंदी जो शब्द सागर है, एक किताब है हिंदी शब्द सागर। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। ठीक, इसकी जो भूमिका थी, इसकी जो भूमिका थी, भूमिका इसके रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया। और बाद में और इस भूमिका का नाम था क्या? हिंदी साहित्य का विकास। ठीक, हिंदी साहित्य का विकास। ठीक, हिंदी साहित्य का विकास। पर यह भूमिका इतनी तार्किक और सुव्यवस्थित थी कि बाद में इसको हिंदी साहित्य का इतिहास नामक संज्ञा दे दी गई तथा इसे एक स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। एक स्वतंत्र किताब होगी। क्या होगी ये? ठीक, पहले इसका नाम था हिंदी साहित्य का विकास, लेकिन बाद में चल के इसका नाम हो गया हिंदी साहित्य का इतिहास। विकास से इतिहास की संज्ञा दे दी गई और ये एक स्वतंत्र किताब होगी। ठीक, अब जब हमें पहला नाम मिल गया है कि जिन्होंने सबसे सुव्यवस्थित ढंग से काल विभाजन किया है, तो अब हम विभाजन को देखते हैं जहाँ पे हमने इसे छोड़ा था, इस जगह पे। ठीक, इसी चीज को हम देखेंगे आगे कि क्या था पहले। एक था प्राचीन। ठीक, प्राचीन इतिहास। ठीक, प्राचीन इतिहास था। दूसरा था मध्यकालीन इतिहास। ठीक, मध्यकालीन इतिहास। और तीसरा था आधुनिक इतिहास। ठीक, आधुनिक इतिहास। इन्हीं तीन भागों में हम बांटते हैं इतिहास को, और इन्हीं तीन भागों में हम इसके इतिहास को भी बांटेंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास को। तो जो सबसे पहला नाम रामचंद्र शुक्ल ने दिया प्राचीन इतिहास को ही हम मान लेते हैं। प्राचीन इतिहास एक तरीके से क्या मतलब कि एक करीब 1000 ईस्वी के करीब। ऐसा नहीं कि प्राचीन एकदम से बहुत प्राचीन इतिहास की तरह। हिंदी साहित्य का इतिहास है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास मतलब कि जहाँ से हिंदी शुरू होती है, और 1000 ईस्वी से ही बहुत सारे लोगों ने माना है कि 1000 ईस्वी से ही हिंदी की शुरुआत होती है। ठीक, हाँ, तो इन्होंने माना सबसे पहले
क्या? सबसे पहला नाम दिया इन्होंने वीर गाथा काल। ठीक, वीर गाथा काल। और इसका समय रखा कितना? संवत 1050 से 1375 विक्रम तक। ठीक, अब क्या है? अब आपके सामने एक शब्द आया है संवत और एक विक्रम। ठीक, तो हम लोग देखते हैं संवत और विक्रम क्या है। ठीक, तो ये शब्द क्या है? एक है संवत, तो इसको हम लोग कहते हैं, इसको, इसका मतलब है क्या? मतलब है संवत, संवत या संवत्सर। ठीक, संवत्सर। ठीक, ये जो है इसका मतलब है। जो इसका इसका संक्षिप्त रूप किसका है? विक्रम संवत का, विक्रम संवत का संक्षिप्त रूप है। ठीक, संक्षिप्त रूप है। ठीक, ये विक्रम संवत का संक्षिप्त रूप है। अब विक्रम संवत जो है, विक्रम संवत, विक्रम संवत है भारत का एक पुराना कैलेंडर है जो ईसा से 57 वर्ष, ईसा पूर्व के 57 वर्ष से शुरू होता है। ठीक, विक्रम का अर्थ है, यहाँ ये जो है वी का अर्थ है विक्रम। ठीक, इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो जो पूरा पढ़ा जाएगा, अब विक्रम संवत जो है 57 वर्ष आगे से शुरू होता है। ठीक, 57 वर्ष क्या होता है? आगे से शुरू होता है। 57 वर्ष का अंतर होता है। इसको लिख सकते हैं ईसा पूर्व से। ठीक, ईसा पूर्व 57 वर्ष से क्या होता है? शुरू होता है। ठीक, शुरू होता है। अब जो हमने यहाँ लिखा था, यहाँ ये 1050 से 1375, तो इसको हम लोग पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ा जाएगा? संवत 1050 से 1375 विक्रम तक। ठीक, इसको इस तरह से देखेंगे। ठीक, तो हमने देखा ये, और ये जो है, अब इन्होंने इसको वीर गाथा काल कहा। ठीक, वीर गाथा काल। और मध्यकालीन इतिहास को दो भागों में बांटा गया। ठीक, ये जो है मध्यकालीन इतिहास को दो भागों में बांटा गया। तो पहला भाग जो था, दो भागों में बांटा गया इस काल को। ठीक, पहला जो था उसको कहा पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल। और इसको संज्ञा जिसे जो है भक्ति काल की संज्ञा दी गई। ठीक, भक्ति काल कहा गया। ठीक है, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा गया। और जो दूसरा था उत्तर मध्यकाल। ठीक, उत्तर मध्यकाल, जिसे क्या कहा गया? रीतिकाल कहा गया। ठीक, रीतिकाल कहा गया, इसे रीतिकाल की संज्ञा दी गई। अब भक्ति काल जो था, भक्ति काल, उसका समय क्या था? संवत 1375 से 1700 विक्रम तक। ठीक, विक्रम तक। और रीतिकाल का जो समय था, रीतिकाल का जो समय माना गया, वो माना गया संवत 1700 से 1900 विक्रम तक। अब आ गया कि आधुनिक काल। आधुनिक काल जो है उनको रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल कहा। ठीक, इसको कहा गद्य काल। ठीक, इसको गद्य काल की संज्ञा दी, और जिसे आधुनिक काल भी कहा गया है। ठीक, आधुनिक
काल भी कहा गया। ठीक, और इसको वीर गाथा काल को रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि आदिकाल भी कह सकते हैं। ठीक, आदिकाल भी कह सकते हैं, अगर किसी को कहना चाहे, किसी को कोई आपत्ति ना हो तो वो आदिकाल भी कह सकता है। ठीक, और ये गद्य काल का समय उन्होंने माना 1900 संवत 1900 से अब तक चलता आएगा। ठीक, ऐसे 1984 विक्रम तक कहा जाता है, लेकिन वो आगे तक चलता चला जाएगा। ठीक, अब जो है फिर एक नया नाम आता है जो इनके बाद आता है और सबसे महत्वपूर्ण भी है। हाँ, इनका नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक, हजारी प्रसाद या द्विवेदी। ये सबसे महत्वपूर्ण है। इनका जो ग्रंथ है, इन्होंने कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं लिखा, कोई स्वतंत्र इतिहास नहीं लिखा। ठीक, कोई भी स्वतंत्र ग्रंथ, ठीक, ग्रंथ इतिहास के ऊपर नहीं लिखा इतिहास के ऊपर। ठीक, ऐसे नहीं लिखा तो इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन इतिहास के ऊपर इन्होंने छोटे छोटे लिखे हैं, जैसे हिंदी साहित्य का आदिकाल लिखा। हाँ, इस तरह से मध्यकाल वगैरह पर चर्चा की है, लेकिन काल विभाजन किया, लेकिन क्या किया, लेकिन काल विभाजन किया और नामकरण भी किया। ठीक, और इन्होंने माना पहले काल को, जिसको हम लोगों ने यहाँ माना था प्राचीन इतिहास, इसको आदिकाल कहा, आदिकाल। हाँ, दूसरे को कहा, क्या कहा इन्होंने, भक्ति काल कहा। ठीक, तीसरे को कहा रीतिकाल और चौथे को कहा आधुनिक काल। ठीक, इन्होंने बांटा है। और जो सामान्यतः, मतलब सभी, क्या कहते हैं कि सभी साहित्य इतिहास लेखकों द्वारा जो सामान्यतः जो विभाजन माना जाता है, हाँ, जो जिस विभाजन को स्वीकार किया जाता है, हाँ, सामान्यतः लिखते हैं हम, सामान्यतः जिस विभाजन और नामकरण, ठीक ना, नामकरण को सबने स्वीकार किया है, सबने जो स्वीकार किया है, क्या है वो, क्या है वो है, जो सभी ने, मतलब कि परवर्ती साहित्य इतिहासकार ने, क्या परवर्ती, ठीक ना, परवर्ती साहित्य इतिहासकारों ने, परवर्ती साहित्य इतिहासकारों ने जिसे स्वीकार किया है वो है क्या, पहला है आदिकाल। वही बात जो रामचंद्र शुक्ल भी कह रहे थे और बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी भी कह रहे थे। इसको 1050, हाँ, इसको संवत 1050 से 1375 विक्रम तक माना गया है। ठीक, इसको आप लोग क्या कहते हैं कि ईस्वी सन में लिखना चाहे तो 57 घटा दे दोनों में से। ठीक, और दूसरा भक्ति काल है, भक्ति काल जिसमें है संवत 1350 से विक्रम 1700 तक, विक्रम नहीं 1700 विक्रम तक, 1700 विक्रम तक। ठीक, तीसरा है रीतिकाल, ये 1700
फिर वही संवत 1700 से 1900 विक्रम तक, ठीक। और चौथा है आधुनिक काल, अंतिम काल। आधुनिक काल ये 1900 संवत 1900 से अब तक जो है चल रहा है, ठीक। तो हमारा एक तरीके से जो परिचय था यहाँ समाप्त होता है, और इसके आगे हम लोग वीडियो के जरिए या क्लास के जरिए हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, जो भी चर्चा होगी। और अगर फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे आखड़ा चैनल पे। और अगर आप लोगों को कोई किताब चाहिए, ठीक, किसी किताब की आवश्यकता हो कि हाँ मुझे कोई किताब चाहिए ही जो पढ़े, तो वो है हिंदी साहित्य का इस सरल इतिहास, हाँ, विश्वनाथ त्रिपाठी का आप लोग ले सकते हैं। ये किताब जो आपके स्क्रीन पे है, ठीक, इस किताब को आप लोग ले सकते हैं। विश्वनाथ त्रिपाठी की किताब है और बहुत ही सरल है, सरल तरीके से समझाया गया है। हाँ, तो ये मुझे लगता है कि ये सबसे उपयोगी किताब होगी आप लोगों के लिए। अब हम लोग इतना ही रहने देते हैं और अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आखड़ा चैनल से जुड़ने के लिए। इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।